वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज जहां हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के टॉपिक्स को एट स्ट्रेच कवर करते हैं एंड हम करते करते डिस्कस करते करते पता ही नहीं चला करते करते वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 212 तक कवर कर लिया था। So with a quick revision of what we did in the last class, हमने करा था we started with the topic of agency। हम एजेंसी की बात कर रहे थे। एजेंसी क्या होती है, प्रिंसिपल एजेंट क्या होते हैं, उनका रिलेशन कैसा होता है, एजेंट को प्रिंसिपल के लिए, एजेंट का रोल बेसिकली प्रिंसिपल के लिए कैसा होता है, एक्सटेंट ऑफ ड्यूटी जो है, जो अथॉरिटी दी गई है उसका एक्सटेंट कितना होगा। इसके बाद फिर हमने सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट दो चीज के बीच का डिफरेंस देखा। ये कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश की कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, और साथ ही साथ also discussed the difference between the two। ये हमने समझने की कोशिश की थी कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हमने देखा इसका अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ सब एजेंट, राइट, अपॉइंटमेंट जो है वो करता है एजेंट करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड के केस में प्रिंसिपल करता है। कंट्रोल जो है वो किसका है, सब एजेंट के केस में हो जाता है एजेंट का, और सब्स्टिट्यूटेड में डायरेक्टली प्रिंसिपल, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड जस्ट लाइक ओरिजिनल एजेंट है, उसका अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल ने करा तो कंट्रोल भी उसी का होगा। लाइबिलिटी सब एजेंट के केस में कौन हो जाती है, प्रिंसिपल सिर्फ तब बाउंड होगा जब उसकी अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट है, लेकिन एजेंट इन एनी केस उसके लिए लायबल होगा प्रिंसिपल। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड केस में एजेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रिंसिपल ही होगा, और प्रिंसिपल से डायरेक्टली कोई कनेक्ट नहीं होता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल मिसकंडक्ट। सिर्फ इन केसेस को छोड़ के जनरली इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड का डायरेक्टली रिलेशन होता है, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने फिर कॉन्सेप्ट देखा कि भाई रेवोकेशन ऑफ एजेंसी जो है वो कैसे होगी, किस तरीके से जो एजेंसी है वो टर्मिनेट होती है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखे। रैटिफिकेशन, इसके बाद हमने रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि भाई रैटिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली रैटिफिकेशन का मतलब क्या है। तो वैलिडेशन जो है हमने उस बारे में बात की थी कि भाई रैटिफिकेशन मतलब वैलिडेशन हुआ, इसका क्या इफेक्ट, इसके क्या इफेक्ट हो गए। लाइक अगर एक अनऑथराइज्ड एक्ट, वो एजेंट के अनऑथराइज्ड एक्ट हो, जब प्रिंसिपल ने रैटिफाई कर दिया, मींस प्रिंसिपल ऑलवेज द चॉइस कि अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्ट किया है एजेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया है बिकॉज एजेंट है तो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो एक्ट किया वो क्या किया, वो अनऑथराइज्ड एक्ट था, उतनी अथॉरिटी उसको थी नहीं। तो उस केस में हमने समझा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करके एक पैरेलल ड्रॉ करके कि भाई सिमिलरली जैसे वॉइडेबल में वॉइड एंड वैलिड डिक्लेयर करने का ऑप्शन होता है अग्रीड पार्टी को, वैसे ही अब देखा जाए तो बिना अथॉरिटी के प्रिंसिपल के लिए काम कर दिया एजेंट ने, तो अग्रीड कौन हो गया भाई, कुछ भी अगर लाइबिलिटी हुई तो बाउंड कौन हो जाएगा उस ड्यूटी से, बाउंड तो हो गया प्रिंसिपल। तो अग्रीव्ड कौन हो गया, अग्रीव्ड प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो है उसके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है टू इलेक्ट और टू डिसोन, यानी कि टू एक्सेप्ट, अप्रूव और टू रिजेक्ट, राइट। तो ये हो गया। और अगर उसे रैटिफिकेशन मतलब वैलिडेशन, जब एक्सेप्ट कर दिया, उसे इलेक्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया, तो वो वैलिड रैटिफिकेशन हो गया। अब पार्शियल रैटिफिकेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हमने 196 से 200 के बीच ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे एक एक करके, राइट। देखिए इसे अगर हम शॉर्ट में, बस चार ही सेक्शन, पांच ही सेक्शन थे हमारे यहाँ पे, तो अगर हम इसे एक एक लाइन में देखें, 195 क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल के पास राइट है रैटिफाई करने का। 197 में कह रहा है कि भाई रैटिफिकेशन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। 198 में कह रहा है कि प्रिंसिपल के पास जो पार्टी रैटिफाई कर रही है, कौन सी पार्टी कर रही है, कर तो प्रिंसिपल रहा है, तो जो रैटिफिकेशन कर रहा है उसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई पूरी जानकारी रहेगी तभी तो आप सही गलत डिसाइड करोगे। तो the principal must have full knowledge of the facts for a valid ratification। फिर उसके बाद क्या है, अब ये बात करता है 199 पार्शियलिटी की, पार्शियल रेटिफिकेशन की, कि भाई अगर आपने एक पार्ट किया
तो भी हम मान लेंगे कि पूरा पूरा ट्रांजैक्शन जो है उसे रेटिफाई कर दिया गया है। मतलब टोटलिटी में आप सिर्फ एक पार्ट को नहीं करोगे, वो पूरा ही मान लिया जाएगा। और 200 कह रहा है कि रेटिफिकेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू डैमेज थर्ड पार्टी। अब अगर कोई ऐसा एक्ट है अनऑथराइज्ड एक्ट जो कि अगर ऑथराइज्ड होता, ठीक है, मतलब अगर वो प्रिंसिपल के अथॉरिटी से किया गया होता तो क्या करता, वो थर्ड पार्टी के राइट्स को हैम्पर करता, उससे वो डैमेज करता, तो प्रिंसिपल इन दैट केस उस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि रेटिफिकेशन के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, थर्ड पार्टी के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे। तो यहां तक हमने देखा था। अब इसके बाद हमने बात करी 200 के बाद आती है बात रेवोकेशन की, राइट। ये रेवोकेशन कैसे किया जाएगा। टर्मिनेशन, रेवोकेशन मतलब इसमें टर्मिनेशन की हम बात करते हैं। 201 से लेके 210 तक किस किस तरीके से रेवोकेशन होगा, ये सारी चीजें दी हुई थी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्मिनेट कैसे होगा। दो तरीके से हो रहा है, या तो प्रिंसिपल अथॉरिटी रिवोक कर देगा, या जो एजेंट है वो रिनाउंस कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं, ईदर ऑफ द पार्टी। ईदर ऑफ द पार्टी मतलब ईदर द प्रिंसिपल और द एजेंट, दोनों में से कोई भी, या तो उनकी डेथ हो गई, या इनसेन हो गए, या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर जिस पर्पस के लिए, जिस बिजनेस के लिए एजेंसी क्रिएट की गई थी, मतलब जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाया गया था, वो पर्पस कंप्लीट हो गया, वो बिजनेस कंप्लीट हो गया, तो फिर खत्म हो जाएगी। इन सारे तरीके से एजेंसी जो है हमारी वो खत्म होती है। 210 तक में घुमा फिरा के ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है 211 से। 211 12 ये हमने डिस्कस कर लिया था। 211 किस बारे में बात करता था। अब देखिए ड्यूटीज ऑफ एजेंट, जैसे हम देख रहे हैं एजेंट की ड्यूटी, जिसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो अगर हम शॉर्ट में समझने के लिए देखिए एक, अच्छा इसे हम लास्ट में कहते हैं। तो एक एक करके सेक्शन 211 और 12 पढ़ लिया था। पहले क्या था कि 11 में था कि एजेंट जो है वो बिल्कुल उस तरीके से उस बिजनेस को, प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करेगा ऐसे प्रिंसिपल ने डायरेक्शंस दे रखे हैं, मतलब प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, भाई इस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे रेंट कलेक्शन करना है, या इस तरीके से पेमेंट करना है, या ट्रांजैक्शंस इस मोड से किया जाएगा, या फाइल्स ऐसे मेंटेन होगी, इन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से एजेंट जो है वो बिजनेस को कंडक्ट करेगा। और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस, अगर अगर ऐसे डायरेक्शंस कोई प्रिंसिपल ने नहीं दे रखे हैं, तब वहां क्या होगा, एज पर द नेचर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का नेचर है, जिस जगह कंडक्ट किया जा रहा है, वहां के कस्टम्स क्या है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रीजनेबल, जो सही तरीका है कस्टम्स के हिसाब से, उस हिसाब से बिजनेस को कंडक्ट करेगा एजेंट। 212 में बता रहा है कि भाई उस बिजनेस को, वैसे बिजनेस को सिमिलर नेचर के, मतलब जिस बिजनेस में प्रिंसिपल है वैसे सिमिलर बिजनेस को कंडक्ट कराने के लिए जितनी स्किल, जितना इंटेलेक्ट एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है वैसे बिजनेस को चलाने के लिए, उतनी रीजनेबल स्किल और इंटेलेक्ट जो है वो एजेंट उसमें लगाएगा, उस बिजनेस में, प्रिंसिपल की बिजनेस में लगाएगा, ठीक है। अनलेस, इसका एक्सेप्शन भी दे रखा था, अनलेस क्या है, अनलेस ये कि प्रिंसिपल को पता है कि भैया ऐसा है कि हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल, ये स्किल उसके पास है ही नहीं, ये बात उसे पता है, ठीक है। अगर एजेंट ने जब जितना भी रीजनेबल इंटेलिजेंस था, रीजनेबल रीजनेबल जो स्किल है, इंटेलेक्ट है, वो सब यूज किया, लेकिन यूज करने के बावजूद भी उसने क्या किया कि भाई उसकी खुद की नेग्लेक्ट या स्किल की कमी या किसी मिसकंडक्ट की वजह से
अगर किसी तरीके का लॉस हो रहा है, किसी प्रिंसिपल को यूज, द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलिजेंस। जितना करना चाहिए एक रीजनेबल इंसान को, जितनी स्किल इंटेलेक्ट वो करने के लिए वो बाउंड है, करना होगा। और उसके स्किल की कमी या मिसकंडक्ट या नेग्लेक्ट की वजह से अगर किसी तरीके का लॉस हो रहा है प्रिंसिपल को, तो कॉम्पनसेट कौन करेगा? एजेंट प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है। लेकिन ये कैसे लॉसेस होने चाहिए? डायरेक्ट लॉसेस होने चाहिए। अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस है, इनडायरेक्ट या रिमोट लॉसेस, तो इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगी। ये हो गई 212 तक की बात। अब आते हैं 213 से, स्टार्ट करते हैं। 213 देखिए क्या कह रहा है। एजेंट्स अकाउंट्स, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। मतलब ये कि भाई एक पहली चीज तो ये कि हमें पता है बाउंड लिख रहा है, एक मैंडेटरी ड्यूटी है, तो हम ड्यूटी पढ़ रहे हैं इन रिलेशन विद द बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, प्रिंसिपल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या ड्यूटीज है एजेंट की, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब ये सेक्शन कहता है कि भाई the agent should keep records. The legal obligation to render them is typically triggered when the principal asks. मतलब कि आपको जो भी अकाउंट है प्रिंसिपल के लिए वो मेंटेन करना है। एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू प्रिंसिपल ऑन डिमांड। मतलब पहले तो मेंटेन करना आपकी ड्यूटी, अकाउंट्स मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स ऑन डिमांड, मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। शुड कीप रिकॉर्ड्स, वो मेंटेन करना ड्यूटी है, लेकिन उसको देना, उसको प्रिंसिपल को देना कब है? जब वो उससे डिमांड करे, जब वो मांगे। द लीगल ऑब्लिगेशन टू रेंडर देम इज टिपिकली ट्रिगर्ड व्हेन द प्रिंसिपल आस्क्स। मेंटेन करो, पर देना तब है जब प्रिंसिपल उसको उसके बारे में पूछे कि भाई कैसा है क्या है। वो जब मांगे, डिमांड करे, तब एजेंट जो है वो उन अकाउंट्स को देगा उसे देखने के लिए। ठीक है। अब प्रॉपर अकाउंट कह रहा है, रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स कह रहा है। ये प्रॉपर अकाउंट है क्या? देखिए प्रॉपर अकाउंट में क्या क्या चीजें हो जाएंगी। कंप्लीट डिस्क्लोजर, किस चीज का? जितने भी एक्सपेंसेस और जो भी रिसीविंग हुई है, करेक्ट, वो सारी चीजें। डॉक्यूमेंटेशन, वाउचर, बिल, कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी चीजें प्रिंसिपल के बिहाफ पे की गई हैं, और बहुत ही क्लैरिटी से सारी चीजों को, मतलब जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे जो भी रिसीविंग्स हैं या जो भी पेमेंट्स हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोरिलेटेड, वो सारी चीजें उनको पूरा ढंग से रखेगा। और जैसे ही मेंटेन करना ड्यूटी है, और जैसे ही प्रिंसिपल ने मांगा उसे उसे देना, एजेंट को देना, एजेंट को प्रिंसिपल को देना, ये उसकी ड्यूटी है। अब होता क्या है? कॉन्सिक्वेंस का, इफ एन एजेंट फॉल्स टू रेंडर अकाउंट, ये तो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूटी में लैक कर गया तो इसके नॉन कंप्लायंस के क्या कॉन्सिक्वेंस? नॉन कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस मतलब उसके हिसाब से उसको मानना, नॉन कंप्लायंस उसको नहीं मानना, उसको फॉलो नहीं करना। उसको फॉलो नहीं करने पे, ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मतलब 213 को अगर कोई एजेंट जो है वो मीट करने में फेल कर जाता है, यानी अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है या प्रिंसिपल के मांगने पे उसे नहीं दे पाता है, तो वहां पे ये कॉन्सिक्वेंस होंगे। सूट फॉर अकाउंटिंग, द प्रिंसिपल कैन फाइल अ लीगल सूट टू कंपेल द एजेंट टू शो द बुक्स। पहले तो प्रिंसिपल के पास क्या ऑप्शन है कि भाई उस पर केस कर सकता है कि भाई अकाउंट्स जो बुक है वो मेंटेन किए कि नहीं, उसके लिए उसको शो करने के लिए सूट कर सकता है। लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट, इफ द एजेंट विथ होल्ड्स मनी, they may be liable to pay interest on that amount, on that amount। और अगर साथ ही कोई पैसे हैं जो कि एजेंट ने अपने पास अगर रख लिए हैं, इफ एजेंट विथ होल्ड्स मनी, कोई पैसा अपने पास रखा है, तो उसमें क्या हो सकता है? उसे उस पैसे पे आने वाले इंटरेस्ट को भी देने के लिए कहा जा सकता है। लॉस ऑफ रेम्यूनरेशन, इन केसेस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट और फ्रॉड इन अकाउंटिंग, एजेंट मे लूज देयर राइट टू कमीशन। और अगर किसी तरीके की फ्रॉड या मिसकंडक्ट किया है आपने अकाउंटिंग में, भाई आपकी ड्यूटी क्या है? प्रॉपर अकाउंट कह रहा है, मतलब जो भी पैसे का जितना हिसाब किताब है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी चीजें हैं उसको ढंग से मेंटेन करिए और प्रिंसिपल की डिमांड करने पे उसे लेके जाइए। यहाँ पे सारी चीज ऊपर क्लियरली लिखी हुई है कि आपको स्किल यूज करके सारी चीजें गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब ड्यू केयर के साथ, पूरे ढंग से, पूरे केयरफुलनेस के साथ उसे मेंटेन करनी है, अच्छे से रखना है।
और उसे प्रिंसिपल को डिमांड पे देना है, पर अगर आप उसे फुलफिल नहीं करते हो तो आपने क्या किया, आपने अपनी ड्यूटी से चूक की, आपको जो जितना केयरफुलनेस रखना चाहिए था उस चीज के लिए वो आपने नहीं रखा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कमीशन का जो रेम्यूनरेशन का जो राइट है वो भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं 214 पे। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इन केसेस ऑफ डिफिकल्टी to use all reasonable diligence in communicating with the principal and in seeking to obtain his instructions। अब क्या क्या हमने चीज देखी भाई, पहले ऊपर दिया हुआ है कि जितना भी रीजनेबल डिलीजेंस होगा वो उसको यूज करना है, स्किल इंटेलेक्ट सब यूज करना है, ठीक है। लेकिन 214 क्या कह रहा है, 214 इसी का एक थोड़ा सा एक एक्सटेंशन काइंड ऑफ हो गया कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, किसी मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, किसी डिफिकल्टी की का सिचुएशन आता है जहां पे कि एजेंट को समझ नहीं आ रहा है कि अब यहाँ क्या किया जाए, उसने जितनी चीजें करनी थी अपने हिसाब से करके देख लिया, अपने स्किल के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हुए, एक नॉर्मल एक रीजनेबल डिलिजेंट इंसान जितना करता उसने करके देख लिया, स्टिल ही कुडंट सॉल्व दैट सिचुएशन, सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। वो डिफिकल्टी उससे सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब यहाँ पे क्या ड्यूटी है उसकी कि भाई इस प्रॉब्लम को मैं कैसे रिजॉल्व करूं, इस बारे में वो पूछे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल से इस बारे में कम्युनिकेट करना कि ऐसी ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, भी ड्यूटी है। To use all reasonable diligence in communication with the principal and in seeking to obtain his instructions। अब मैं क्या करूं, इंस्ट्रक्शन दो मुझको। एजेंसी इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, फिड्यूशरी रिलेशन है, हमने फिड्यूशरी रिलेशनशिप पहले पढ़ा था, क्या होता है, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। भाई ट्रस्ट ही तो है, आप मेरी चीजों को मैं अपने अकाउंट्स को संभालने के लिए आपको दे रहा हूँ, राइट। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, भरोसे पे टिका हुआ है ये, तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई काम अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो प्रिंसिपल के हाथ, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है तो प्रिंसिपल के पास ही। तो अगर आप उस सिचुएशन को नहीं सॉल्व कर पाते हो तो इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी और डिफिकल्टी द एजेंट शुड नॉट मेक यूनिलेटरल डिसीजंस इफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। जहां ड्यूटी क्या है कि भाई उससे कम्युनिकेट करो, उससे पूछो, इंस्ट्रक्शंस लो कि क्या करना है, एंड इन सीकिंग लिखा है, यूज ऑल रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग एंड सीकिंग, मतलब उससे बात करके उससे इंस्ट्रक्शंस ली जाए, पूछा जाए कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे। टू वन फाइव राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट deals on his own account in business of agency without principal's consent। 215 क्या कह रहा है, देखिए, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब एजेंट ने क्या किया कि एजेंट ने क्या किया भाई कि खुद अपने इस पे, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे नहीं, अपने अपने ऊपर उसने ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब अपने अपने से बिना प्रिंसिपल की कंसेंट लिए हुए, बिना प्रिंसिपल के ऑथराइजेशन के, खुद के भरोसे पे उसने क्या किया, acquainting him with all the material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case shows either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that dealings of the agent have been disadvantageous to him। ये सेक्शन क्या कह रहा है भाई, तो प्रिंसिपल हैज राइट टू रेप्यूडिएट द ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल के पास जब अगर एजेंट जो है वो बिना प्रिंसिपल की अथॉरिटी के खुद अपने भरोसे पे कोई ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो प्रिंसिपल के पास वहां पे उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का, रेप्यूडिएट यानी कैंसिल करने का राइट होता है, लेकिन कब, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे से बिना पूछे किया, तो हमने वहां पे तो पढ़ा था कि रेटिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर कुछ कर भी दिया तो बिना ऑथराइजेशन के, तो वहां पे रेटिफिकेशन का ऑप्शन है। तो रेप्यूडिएशन कहां से आ गया, रेप्यूडिएशन मतलब उसे कैंसिल करना, राइट। रेप्यूडिएट करने का राइट प्रिंसिपल के पास है कब, अगर कंडीशन क्या है रेप्यूडिएशन के लिए, any material fact has been dishonestly concealed from the principal or the dealings of the agent have been disadvantageous to the principal। यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स हैं, दो कंडीशंस कहे गए हैं
रेप्यूडिएशन के लिए, क्या पहले कि एजेंट ने काम किया प्रिंसिपल के लिए काम करा, लेकिन बिना परमिशन के क्या किया उसने, एक तो खुद पे बिल्कुल अपने 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 पे बिल्कुल बिना ही कंसेंट लिए हुए प्रिंसिपल से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिससे कि प्रिंसिपल के लिए ट्रांजैक्शन कर दिया जिससे जिसमें कि उसने प्रिंसिपल से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मटेरियल फैक्ट छिपा ली है, डिसऑनेस्टली कंसील्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। कोई इंपॉर्टेंट चीज उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो वो जो करने जा रहा है या जो उसने किया, किसके और बिना प्रिंसिपल के ऑथराइजेशन के बिल्कुल अपने ऊपर अपने भरोसे पे बिना ही उसकी कोई लाइबिलिटी, बिना परमिशन के प्रिंसिपल के बिना परमिशन के उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन कर दिया जहां पे कि उसने कोई बहुत बड़ी बात छिपाई है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, या फिर जो डील की है किसने, जो एजेंट ने जो डील किया है वो कुछ इस तरीके का डील है जो कि प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजेस है। दो कंडीशंस दे रखी हैं, पहला क्या है, पहला तो ये कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छुपाया उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो डील की है, या दूसरा वो जो डील किया है वो प्रिंसिपल के लिए डिसएडवांटेजेस है। तब इन दो केसेस में क्योंकि एजेंट ने कंसेंट भी नहीं लिया था प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल के पास सीधे रेप्यूडिएशन का राइट होता है। इसके पहले रैटिफिकेशन ने पढ़ा था, रैटिफिकेशन में क्या था, मतलब वो वॉइडेबल वाला कॉन्सेप्ट था कि बिना ऑथराइजेशन के लिए है, लेकिन क्योंकि वहां पे ये चीजें नहीं हुई है, वहां पे सिर्फ लिखा है बिना अथॉरिटी के लिए वो काम कर रहा है, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। अथॉरिटी नहीं मतलब क्या, अथॉरिटी एक्सीड हो सकता है, उसने अथॉरिटी से ज्यादा काम कर लिया, जितनी की नहीं थी वो अपने काम करते करते अथॉरिटी एक्सीड कर गया, तो वहां पे उसके पास ऑप्शन है उसे वैलिडेट करने का, रेटिफाई करने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने जानबूझ के डिसऑनेस्टली जानबूझ के चीजें छिपाई हैं जो ट्रांजैक्शन उसने किया उसके रिगार्डिंग, तो वहां पे इसे कैंसिल करने का, उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल कैंसिल कर देने का राइट प्रिंसिपल के पास है, या फिर अगर वो डिसएडवांटेजेस है तब। वही तो क्या है, इफ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट द बिजनेस ऑफ एजेंसी, मतलब बिल्कुल अपने नाम पे कर रहा है, उसमें प्रिंसिपल का कहीं कोई जिक्र नहीं, ठीक है, विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना, एंड acquainting him with all the material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, और बिना उसे सारी बातें बताए जो कि उसे जाननी चाहिए, मटेरियल सर्कमस्टेंसेस मटेरियल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब उस डीलिंग से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी दिए बिना, तो उस केस में क्या है, प्रिंसिपल में रिपुडिएट द ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो क्या कर सकता है उस समय ट्रांजैक्शन को वो कैंसिल कर सकता है इफ द केस शोज द एजेंट the case shows either that the material fact has been dishonestly concealed from him or that the dealings have been disadvantageous to him। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एजेंट ने एक तो बिना कंसेंट के, प्रिंसिपल के बिना कंसेंट के कोई डीलिंग कर ली किसी से, और वहां पे क्या है, बिना सारी बातें बताए हुए, प्रिंसिपल को बिना बताए हुए, अगर प्रिंसिपल को पता चलता है कि भाई उसने जानबूझ के डिसऑनेस्टली मटेरियल फैक्ट्स छिपाए हैं या जो डीलिंग है ये उसी के लिए डिसएडवांटेजेस है, तो उसके पास राइट है ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट करने का, ठीक है। ये ये एक्चुअली क्या हो गया, ये हो गया राइट ऑफ प्रिंसिपल। देखा जाए तो ये एजेंट की ड्यूटी में जरूर दिया हुआ है, एजेंट की ड्यूटी में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम ऊपर से सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि भाई सब कुछ फिड्यूशियरी रिलेशन, हम क्यों कह रहे हैं, फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट का रिलेशन है, बिल्कुल साफ साफ बात है, तुम्हें सच बताना है मुझे भी सच बताना है सारी चीजें, तो जब वही ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि जब अगर आप झूठ बोल के जानबूझ के या फिर मेरे लिए ही जो नुकसान वाली चीज है वही कर रहे हो, तो फिर मेरे पास वही राइट है इस पूरी टीम को खत्म कर देने के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल क्या दिया, प्रिंसिपल इंस्ट्रक्ट्स एजेंट टू सेल एंड एस्टेट, ठीक है, बेचने के लिए उसने क्या किया, ऑर्डर दिया। एजेंट ने क्या किया, ए बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ अ थर्ड पार्टी, फिक्टिशियस पार्टी, एक इमेजिनरी बिल्कुल नकली पार्टी का नाम बना के किसी और के नाम पे करके एक खुद ही उस जमीन को खरीद लिया। इसने क्या कहा कि भाई एक एजेंट को कहा कि किसी को जाके बेच दो। अब एजेंट ने किया क्या, जमीन खरीद तो खुद ही ली, वो जो प्रॉपर्टी की एस्टेट था वो खरीद खुद ही लिया, लेकिन एक नकली इंसान के नाम पे, फिक्टिशियस बायर, इमेजिनरी, जो एक्चुअली है ही नहीं, किसी और के नाम पे। यहाँ पे अपॉन डिस्कवरिंग दैट ए इज द रियल परचेजर, जैसे ही सच का पता चलेगा प्रिंसिपल को, भाई ऐसा है कि इसने तो सारी बात झूठ कही है, मेरा तो नुकसान कर दिया इसने अपना फायदा के लिए, मैंने कहा किसी और को
सेल करने में मेरी मदद करो, किसी और को सेल करवा दो, इसका जो कमीशन होगा आई गिव इट टू यू, रेम्यूनरेशन के तौर पे आपको मिलेगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने तो सारा प्रॉफिट खुद ही ले लिया, खुद ही बेच दिया, खुद को ही बेच दिया और खुद ही खरीद लिया, और फिर क्या किया, एक फेक पार्टी के नाम पे। तो इसमें मेरा तो लॉस हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हैज द राइट टू रेपुडिएट द सेल। ठीक है, अब आते हैं 216 पे। 216 का कह रहा है प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब यहाँ में प्रिंसिपल की राइट की बात की गई है कि अगेन सेम चीज, कि अगर एजेंट जो है वो बिना प्रिंसिपल के परमिशन के, क्या कह रहा है, एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, बिल्कुल अपने नाम पे, अपने नाम पे किसी तरीके की कोई डीलिंग करता है, वहां पे जो बेनिफिट्स उसे अराइज होंगे, वो उन बेनिफिट्स के लिए वो एंटाइटल नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल एंटाइटल्ड है। The principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted him from the transaction if an agent without the knowledge of the principal, again यहाँ भी consent नहीं है, जानकारी नहीं है, deals in the business of agency on his own account instead of on the account of principal। मतलब प्रिंसिपल, आप काम मेरे लिए कर रहे हो, प्रिंसिपल के लिए, लेकिन मुझसे पूछे बिना ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो उस डील से जो भी फायदा होगा एंटाइटल्ड उसके लिए राइटफुली प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली यू आर वर्किंग फॉर मी, सो ऑल द बेनिफिट्स दैट अक्रूड इन द डीलिंग बिलोंग टू मी, वो आपके लिए एंटाइटल्ड उसके लिए मैं हूं। ठीक है, तो 215 और 216 जो है वो प्रिंसिपल की राइट की बात कर रहा है। ऊपर से 211 से लेके 211 से लेके 214 तक, यहां तक क्या बात हुई, ड्यूटी ऑफ एजेंट, यही बात थी, यही दिया हुआ था कि भाई बिजनेस को, प्रिंसिपल की बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान एजेंट को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। 215 एंड 216 में दो राइट्स दे रखे हैं कि प्रिंसिपल के क्या राइट होंगे अगर उसकी अथॉरिटी के बिना, उसके कंसेंट के बिना कोई चीज की गई है जो एजेंट ने अपने नाम पे करी है। पहले में कह रहा है कि अगर उसको धोखा देने के लिए ही किया है, मतलब उससे जानबूझ के चीजें छिपाई गई है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, जानबूझ के चीजें छिपाई गई या उससे नुकसान अगर हो रहा है प्रिंसिपल को, तो वो ट्रांजैक्शन ही रेपुडिएट कर देगा। 216 कह रहा है कि भाई अगर उसकी वजह से किसी तरीके के उस डीलिंग से कोई बेनिफिट्स अराइज हुए हैं, किसी तरीके का जो है वो गेम जो है वो अक्रू हुआ है, तो वो सारा एंटाइटल्ड उसके लिए प्रिंसिपल है, ना कि एजेंट। देखिए 215 216 दोनों राइट्स की बात करता है। डिफरेंस क्या हो जाता है किस चीज में, प्राइमरी फोकस क्या है, राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के पास रेपुडिएशन का राइट है। 216 क्या कह रहा है, राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट्स, जो तुम चुपके चुपके से तुम्हें जो बेनिफिट्स मिल रहा था, ये जो ट्रांजैक्शन तुमने किया है बिना मुझे बताए, काम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मुझसे ही छुपा के ये जो डीलिंग की है इसमें जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो है फिर भी मेरे ही। ठीक है, ये राइट्स प्रिंसिपल के हैं। कंसीलमेंट और डिसएडवांटेज, जब ये होगा तभी रेपुडिएशन का राइट अराइज होगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल को नहीं बताना, उससे छिपा लेना, डीलिंग ऑन ओन अकाउंट इतना ही काफी है। इससे रिजल्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट दीस ऑप्शन, सेम चीज जो हमने कहा था, रेपुडिएशन का राइट हो जाएगा। और यहाँ पे एजेंट मस्ट सरेंडर गेम्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्योंकि उसके लिए टाइटल है। अब आ जाते हैं, ये हमने ड्यूटीज कर ली। देखिए ड्यूटीज क्या क्या हो गई। तो पहले सबसे पहले 211 देखा कि भाई क्या है ड्यूटी एजेंट की, मस्ट फॉलो प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस। 212 क्या कह रहा है कि मस्ट एक्ट विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस एंड स्किल, वो करना ही है। 213 क्या कह रहा है, मस्ट मेंटेन एंड रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स ऑन डिमांड। ठीक है, मेंटेन तो ऑलवेज एंड रेंडर ऑन डिमांड। 214 मस्ट इन्फॉर्म प्रिंसिपल इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, कोई भी डिफिकल्टी आए तो प्रिंसिपल से पूछो कि क्या करूं।
215 और 216 जो है वो बात करता है कि भाई एक तरीके से वो एजेंट की ड्यूटी के दिया हुआ है, पर देखा जाए तो वो राइट ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि पहला 215 बात करता है रेपुडिएशन का राइट, और 216 बात करता है कि भाई एंटाइटल्ड है किसी गेन के लिए। अब आते हैं 217 पे। अब आ जाते हैं राइट्स ऑफ एजेंट। देखिए यहाँ से 217 से राइट शुरू हो गए, मतलब 211 से लेके 214 तक, 211 से 214 ये है ड्यूटी ऑफ एजेंट। 215 216 राइट ऑफ प्रिंसिपल, एंड 217 से 225 राइट ऑफ एजेंट। ठीक है, ये तीन अलग अलग 211 से लेके 217 तक में अलग अलग डिवीजन है। 11 से 14 211 से लेके 225 तक में ये तीनों है, मतलब दोनों पार्टीज की राइट से ड्यूटी सारी छुपी हुई है। 11 से 14 में एजेंट की क्या ड्यूटीज हैं, 15-16 में प्रिंसिपल की क्या राइट्स हैं, और साथ ही साथ 17 से लेके 25 तक में एजेंट की क्या राइट्स हैं। तो अब करते हैं सबसे पहले 217 एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। क्या कह रहा है भाई, सिंपली देखा जाए तो ये जो सेक्शन है क्या कहता है, इट अलाउज एन एजेंट टू कीप बैक और डिडक्ट मनी ओन टू देम फ्रॉम द फंड्स दे कलेक्टेड फॉर द प्रिंसिपल बिफोर हैंडिंग द रेस्ट ओवर। मतलब ये कह रहा है कि भाई एजेंट जो है उसने प्रिंसिपल के लिए मान लीजिए कलेक्शन किया है, ठीक है, उसने पैसे उसके लिए इकट्ठा किए, तो जो पैसे उसने कलेक्ट किए हैं प्रिंसिपल के लिए, एजेंट का क्या वहां पे राइट है कि वो उस बनी थोड़ी जो अगर उसमें कोई इसका हिस्सा है, ठीक है, तो उसे वो रिटेन करके यानी कि अपने पास रख सकता है। एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर, रिटेनर यानी होल्ड करके रखना, आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट एन एजेंट मे रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पैसा है वो उसके लिए कलेक्ट हुआ है, लेकिन वो रख सकता है एजेंट उसको रिटेन करके उसमें से कोई हिस्सा, अगर all money is due himself in respect of the advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remuneration as will be payable to him for acting as an agent। उसका जो भी पैसा उसमें ड्यू है, यानी कि अगर मान लीजिए कलेक्शन के दौरान पैसे के, या उस बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान उसका कुछ अपना एक्सपेंस आया है, या जो भी रेम्यूनरेशन उसका है अगर वो ड्यू है, तो उसका जो भी पैसा है ऑल मनी ड्यू टू हिम in terms of remuneration, in terms of any expenses incurred by him in conducting the business, अगर कुछ भी ऐसा जो भी सम है जो उसका ड्यू है, वो जितना अमाउंट है जो कलेक्ट हुआ है फॉर द ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो भी कलेक्ट हुआ है उतने हिस्से को विच इज हिज अमाउंट, वो उसको अपने पास रिटेन करके अपने रख सकता है, बाकी दे देगा प्रिंसिपल को। मतलब मान लीजिए सिंपली अगर समझे, उसने टोटल 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, कलेक्ट किया है, ठीक है, 1000 रुपए, इसमें से 200 रुपए उसका अपना खर्चा आया है, मतलब एक्सपेंसेस उसके आए हैं उसका कंडक्ट करने के दौरान बिजनेस के, 200 रुपए उसके आए हैं, तो मतलब 1000 - 200 200 रुपए ये रख लेगा और 800 ये प्रिंसिपल को दे देगा। यही कहने की कोशिश कर रहा है 217 कि भाई इसका जितना अपना पैसा होगा उसको रख के उसको रिटेन करके बाकी जो है वो प्रिंसिपल को दे देगा। क्या क्या चीजें इसमें एडवांसेस मेड, अब जो हम जिस सम की बात कर रहे हैं जो वो रिटेन करके रख रहा है एजेंट, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, एडवांसेस मेड, अगर उसने कोई पैसे दिए हैं
बिजनेस को चलाने के लिए किस तरीके का पैसा दिया है, या एक्सपेंसेस इनकर्ड, कोई खर्चा उसका हुआ है, या रेम्यूनरेशन, या उसकी जो भी सैलरी बनती है या जो कमीशन है जो भी है, जिस भी तरीके से इसको पेमेंट, और एजेंट को पेमेंट क्या सकती है, तो सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, यही दो चीजें हो सकती है। तो उसका एक्सपेंस, उसका रेम्यूनरेशन, चाहे वो सैलरी हो या कमीशन हो, जो भी, या जो भी एडवांसेस उसने दिए हैं, इन सबको मिला के ये उसके एक्सपेंसेस में आएगा, अगर जो भी अमाउंट उसको इनकर हो रहा है वो रिटेन करके रेस्ट प्रिंसिपल को दे देगा। 218. Agent's duty to pay sums received for principal. Subject to such deductions, the agent is bound to pay to his principal all sums received on his account. मतलब उन डिडक्शंस को छोड़ के अगर कोई सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस, अगर वो डिडक्शंस ऐसे कुछ हैं, कौन से डिडक्शंस, मतलब भाई अगर कोई एक्सपेंसेस जो भी, या रेम्यूनरेशन, या जो भी सम उसका इनकर हुआ है, अगर एजेंट का कोई उसकी डिडक्शंस है, तो उसको छोड़ के बाकी जो भी पैसा है, द एजेंट इज बाउंड टू पे टू प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। उसके लिए जो पैसा, प्रिंसिपल के लिए जितना भी पैसा है उसको छोड़ के, इफ एनी डिडक्शन, छोड़ के सारे पैसे, और अगर नहीं है तो सारे प्रिंसिपल को वो दे देगा, ये उसकी ड्यूटी है। 219. When agent's remuneration becomes due, जब एजेंट की रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन किस तरीके से हो रही है, दो तरीके से हो रही है, हमने देखा। एजेंट की, एजेंट को पैसा क्या मिल सकता है, जब एजेंट का सिंपल होता है ना कि या तो उसे सैलरी दी जाएगी जहाँ के लिए, जिसके लिए काम कर रहा है, या कमीशन है, यही दो तरीके हो सकते हैं, कमीशन या सैलरी। तो एजेंट जो है उसका रेम्यूनरेशन ड्यू है। In the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may detain monies received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not have been actually complete. कह क्या रहा है, इस सेक्शन का मतलब क्या है, देखिए, an agent is entitled to their commission only when the specific act have been completed, मतलब जिस चीज के लिए उसे हायर किया गया था, मतलब क्या, जिस पर्पस के लिए एजेंसी बनाई गई, जिस चीज के लिए, जिस टास्क के लिए, जिस बिजनेस के लिए एजेंसी बनाई गई, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक एजेंट जो है वो एंटाइटल नहीं है रेम्यूनरेशन के लिए। जब कंप्लीट हो जाएगा टास्क तभी उसका रेम्यूनरेशन अक्रू होगा, पहले, उसके पहले नहीं हो सकता है। completion of service in the absence of a special contract, payment is not due until the service is fully performed. जब तक पूरा काम ना हो जाए तब तक उसके लिए वो अक्रू ही नहीं होगा, ड्यू होगा ही नहीं पेमेंट, उसका रेम्यूनरेशन तब तक उसका नहीं माना जाएगा, तब तक कोई रेम्यूनरेशन उसका नहीं अक्रू हो रहा है। partial performance, generally close does not count the specific task, sale or sell contract must be finalized, मतलब आधा हुआ या लगभग हुआ, ऑलमोस्ट, पार्शियल, क्वार्टर, कुछ भी ये नहीं, जब काम पूरा हुआ, जिस मोमेंट काम पूरा होगा, कंप्लीट मतलब एब्सोल्युटली कंप्लीट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट, पार्शियल, 90%, नथिंग, कंप्लीट, जब फुल्ली वो कंप्लीट होगा तभी जाके एजेंट का रेम्यूनरेशन ड्यू होगा, उसके पहले नहीं। काम बचा हुआ है तब तक, जो जिस टास्क के लिए हायरिंग की थी भाई, जब वही नहीं कंप्लीट हुआ तो तुम्हारा पैसा किस चीज का बना। ये नहीं कि मैंने शुरुआत कर दिया, आई हैव स्टार्टेड दिस, आई एम इन द मिडवे, सो मेरा पैसा बनता है, नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, यू हैव बीन hired to do this thing, right? So until unless you are done with the work, no remuneration is due to the agent. 220. Agent not entitled to remuneration for business misconducted. अब यहाँ पे क्या हो गया, an agent who is guilty of misconduct in the business is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted. अब यहाँ पे क्या है भाई, देखिए दो तीन चीजें साथ में कह रहा है। 2017 से लेके 2020 तक देखे, पहले क्या कह रहा है कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे या जो भी एडवांसेस हैं, जो भी रेम्यूनरेशन है,
उसको वो प्रिंसिपल के जो जितना पैसा कलेक्ट हुआ है जो भी उसके अकाउंट पे, उससे वो डिडक्ट कर सकता है। ये उसका राइट है, रिटेन करना। मतलब 218 कह रहा है कि इसकी ड्यूटी है कि इसके अलावा जो भी है अगर कोई है तो सब्जेक्ट टू है, मतलब अगर डिडक्शन उसके हैं तो ठीक, नहीं तो पूरे पैसे वो प्रिंसिपल को दे देगा। 219 कह रहा है कि भाई जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक रेम्यूनरेशन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ रिटेन किसको करके रख सकता है वो दिन के लिए, तब तक अगर कोई पैसा है जो प्रिंसिपल के लिए, उसमें से वो तब तक रेम्यूनरेशन तो नहीं बनेगा, लेकिन एक्सपेंसेस अगर उसके गए हैं या एडवांसेस हैं तो उसको रिटेन करके रख सकता है। 220 कह रहा है कि अब अगर उसने कोई एजेंसी के काम के दौरान जिस चीज के लिए मतलब हायरिंग की थी उस दौरान कोई मिसकंडक्ट कर दिया, तो उस मिसकंडक्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? मिसकंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि उस चीज के लिए उसका कोई रेम्यूनरेशन नहीं बनेगा, नॉट एंटाइटल टू एनी रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस। उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए जितने तक का उसने फ्रॉड किया है उसका वहां पे कोई रेम्यूनरेशन नहीं बनेगा। मिसकंडक्ट में क्या क्या आएगा? मिसकंडक्ट किसको कह रहे हैं? फ्रॉड, नेग्लिजेंस, इन सबको हम मिसकंडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। ट्वेंटी वन किस बारे में बात करता है? एजेंट के राइट टू लियन के बारे में। हमने राइट टू लियन ऑलरेडी पढ़ा है। राइट टू लियन क्या था? इट इज समवॉट द राइट ऑफ रिटेनमेंट, उसे ही हम कह रहे हैं। कुछ हद तक राइट टू लियन वही तो है, रिटेन करने का जो राइट है। नॉट एग्जैक्टली यू हैव रेड बोथ द थिंग्स, राइट टू रिटेन भी एंड राइट टू लियन भी, इसलिए कंप्लीटली नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स है या सिनोनिमस टर्म्स है, नहीं, बट सिमिलर टर्म्स है। राइट टू लियन भी राइट टू रिटेन के जैसे, यहाँ पे उसको रख लेने का, विथ होल्ड करने का राइट आ जाता है। An agent is entitled to retain goods, papers, and the property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to him for commission, disbursements, and services in respect of the same has been paid or accounted to him. तो अब ये क्या कह रहा है? 221 कहता है कि एजेंट के पास राइट टू लियन है। किस चीज का? राइट टू पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन क्या था? पर्टिकुलर लियन में हमने पढ़ा था किस चीज के लिए? सिक्योरिटी के तौर पे रखने का राइट, यही तो पढ़ा था, यही चीज थी। इट एक्ट्स एज अ लीगल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द एजेंट्स हार्डवर्क। वही सिक्योरिटी के तौर पे कि जो भी चीजें उसने करी हैं, एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू, उसके पास राइट है, वो एंटाइटल्ड है कि वो गुड्स को, कोई भी गुड्स हो, चाहे वो मूवेबल इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, या कोई पेपर्स हो, इंपॉर्टेंट पेपर्स, प्रिंसिपल की कोई भी चीज ऐसी है, गुड्स है, कोई पेपर्स है, या मूवेबल या इमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको अपने पास रख सकता है एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि हम लिए की बात कर रहे हैं, तो एज अ सिक्योरिटी अंटिल द अमाउंट ड्यू टू हिम फॉर कमीशन डिसबर्समेंट ऑफ सर्विस इज पेड टू हिम। जब तक उसे उसका पैसा दे न दिया जाए तब तक वो उसे लियन के तौर पे रख सकता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है चीजें होने के लिए, एक वैलिड लियन होने के लिए अंडर सेक्शन 221 जरूरी क्या क्या है कि द एजेंट मस्ट हैव रिसीव्ड सच प्रॉपर्टी इन देयर कैपेसिटी एज एन एजेंट एंड थ्रू लीगल मींस। पहली चीज तो ये कि लॉफुल तरीके से उसके पास वो चीज हो, चाहे वो हम किसी गुड्स की बात कर रहे हो, या हम पेपर्स की बात कर रहे हो, या हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, तीनों में से कुछ भी, चाहे वो गुड्स हो या पेपर्स हो या प्रॉपर्टी हो, तीनों में से कुछ भी जो भी उसके पास मिला है, जैसे वो विथहोल्ड करने कर रहा है या करने वाला है लियन में, उसके पास उसका लॉफुल पोजेशन हो, उसे मिली हो वो चीज। नो कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट, अब ये क्या है लिखा इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब इस सेक्शन के अगेंस्ट। ये सेक्शन क्या है कि भाई एजेंट के पास राइट टू लियन है, अगर इस सेक्शन के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वही कह रही है कि भाई एजेंट के पास कोई राइट टू लियन नहीं होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट
ही ये बात स्पेसिफिकली कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, जब कोई ऐसा कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब ये सेक्शन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि देयर विल बी नो राइट टू लियन अवेलेबल टू द एजेंट, इस तरह की कोई चीज लिखी है, तब ये सेक्शन एप्लीकेशन में नहीं आ सकता। अगर कॉन्ट्ररी चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, किसके कॉन्ट्ररी? राइट टू लियन के कॉन्ट्ररी। राइट टू लियन किसके पास है? एजेंट के पास। तो अगर कॉन्ट्ररी चीज कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन लिखा क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें कोई कॉन्ट्ररी चीज लिखी है, तब 221 जो है वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। जैसे कि क्लियरली लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, द एजेंट शैल नॉट हैव अ लियन, इस तरह की कोई चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, मतलब क्लियरली वो सेक्शन एप्लीकेशन में नहीं आएगा। अब क्या क्या उसके पास लीन करने का राइट है? गुड्स है, पेपर्स है, प्रॉपर्टी है, हमने देखा। एजेंट्स राइट टू होल्ड एंड्स व्हेन, मतलब राइट टू लियन कब टर्मिनेट होगा? व्हेन द पेमेंट इज मेड, उसके जो भी खर्चे हैं, जो भी उसका कमीशन है, जो भी एक्सपेंसेस है, सारी चीजें जब उसका पेमेंट हो जाएगा, जैसे ही जितना भी सेटल कर लिया गया पेमेंट को, उसका राइट खत्म हो जाएगा, एजेंट का राइट टू लियन जो है वो खत्म हो जाएगा। और उसके साथ ही जो चीज उसने रखी है आपके पास, राइट टू लियन खत्म हो गया, भाई सेटलमेंट हो गया। अच्छा तुम्हारा ये ड्यू था, उसको दे दिया प्रिंसिपल ने, जैसे ही उसका ड्यू क्लियर किया, उसका राइट टू लियन खत्म हो गया, विच मींस नाउ द एजेंट डिलीवर्स द गुड्स टू द प्रिंसिपल और अथॉरिटी। जिसको भी देना था, चाहे वो गुड्स हो या प्रॉपर्टी और पेपर्स हो, जिसको भी उसने लियन की तरह रखा था। लियन की तरह रखा मतलब क्या है? उसने भी होल्ड करके रखा है सिर्फ और सिर्फ एज अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, कि मेरा पैसा दो, ये लेके जाओ। तो जैसे ही वो सेटल किया गया, उसका जो भी ड्यू है, डेट की जगह ड्यू कर दीजिए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। तो जैसे ही सेटल हो जाएगा, वो उसे वापस कर देगा। या एक और तरीका है कैसे खत्म हो सकता है, द एजेंट एक्सप्लिसिटली एग्रीज टू गिव अप द राइट, जब वो अगर खुद ही कहे कि भाई ठीक है जाने दो, अगर वेव ऑफ मतलब खत्म कर देना, जाने देना, जैसे हमने रिलिंक्विशमेंट मीनिंग एक पढ़ा था, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। वेव ऑफ का भी वही मतलब है, टू गिव अप। रिलिंक्विश, वेव ऑफ सबका मतलब होता है जाने दिया, छोड़ दिया। ये यहाँ तक ये सब क्या था? 217 से 221 तक हम बात कर रहे थे एजेंट के राइट्स, कि एजेंट का क्या क्या राइट है, ठीक है, कि वो रिटेन करके रख सकता है, उसके पास क्लियर का राइट है। ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी। अब आते हैं 222 ऑनवर्ड्स, जो बात करता है प्रिंसिपल की ड्यूटी की। प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है? तो प्रिंसिपल की ड्यूटी, प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू द एजेंट, ठीक है। अभी तक हमने 211 से क्या क्या देखा, उसे हमने डिस्टिंग्विश किया, कि 211 से 214 तक देखें तो इस बारे में बात करता है कि एजेंट की क्या ड्यूटी है प्रिंसिपल के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, राइट। 215 216 देता है कि राइट प्रिंसिपल का क्या है। 217 से लेके 221 तक दिया हुआ है कि राइट एजेंट के क्या क्या है। 222 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है कि प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल की ड्यूटी का क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल की जो ड्यूटी है वो भी देखा जाए तो एक तरीके से एजेंट के राइट से तो हुए। तो प्रिंसिपल की क्या ड्यूटी है एजेंट के लिए? 222 सबसे पहले क्या कह रहा है? एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। सबसे पहले तो कह रहा है कि भाई इंडेमनिफिकेशन का राइट है, जो भी लॉफुल एक्ट किया है उसने, इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम, भाई जो भी उसको जो अथॉरिटी दी गई है, अथॉरिटी दी गई है मतलब जिस चीज को करने के राइट्स दिए गए हैं, उसको करने के लिए जितने भी लॉफुल, हमने पहले इसके
एक्सटेंट में पढ़ा था एजेंसी की, जब हम एक्सटेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भाई रोल क्या थे एजेंट के, दो चीजें थी। एक तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करना, दूसरा थर्ड पार्टी के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना, राइट। ये दो ड्यूटीज थी, दो राइट, दो रोल्स थे। अब इसके लिए हमने पढ़ा कि उसका एक्सटेंट ऑफ राइट हमने पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ ड्यूटी सॉरी हमने पढ़ा था एजेंट के लिए। तो एक्सटेंट में क्या था कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब उस एजेंसी के पर्पस के लिए, को पर्पस को सर्व करने के लिए कोई भी लॉफुल एक्ट, कुछ भी, कोई भी लॉफुल एक्ट करना अलाउड है। अथॉरिटी के अंदर कोई भी लॉफुल एक्ट करना अलाउड है, एजेंट को कुछ भी कर सकता है, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस एजेंसी का पर्पस सर्व करने के लिए एक्ट लॉफुल हो सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, एनी एक्ट। कंडीशन ही सिर्फ यही था कि एक तो पर्पस होना चाहिए एजेंसी का और दूसरा लॉफुल एक्ट। तो अब यही कह रहा है कि भाई एजेंसी के पर्पस के लिए इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अकॉर्डिंग, जो अथॉरिटी दी गई थी जिस पर्पस को सर्व करना था एजेंसी के पर्पस के लिए, उसने जितने भी जो भी लॉफुल एक्ट्स किए उसके लिए एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है कि भाई जो भी उसका एक्सपेंसेस आया है उसको उसको इंडेमनिफाई करे। हमने ऊपर अभी देखा, ऊपर में क्या दिया हुआ था, एजेंट के राइट को, इसी को उल्टे तरीके से क्या लिखा हुआ था, अलग तरीके से घुमा के वहां पे लिखा हुआ था कि उसके पास राइट है कि सारी चीजों के लिए रीइंबर्स किया जाए, जितने भी लॉफुल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए उसे रेम्यूनरेशन मिले, ये सारी चीजें ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही काम कंप्लीट करता है उसका रेम्यूनरेशन ड्यू हो जाएगा, रेम्यूनरेशन उसका राइट है। वही अगर एजेंट का राइट रेम्यूनरेशन है तो उसका इंडेमनिफिकेशन राइट किसका हुआ, प्रिंसिपल का हो गया। वही सेम चीज यहाँ कर रहा है, एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। तो ये एजेंट का राइट हो गया, एजेंट का राइट है कि उसको रीइंबर्स किया जाए, और प्रिंसिपल की ड्यूटी हो गई, प्रिंसिपल की ड्यूटी है, जो एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है कि भाई जितने जितने भी उसके लॉफुल एक्सपेंसेस आए हैं उसको इंडेमनिफाई किया जाए। If an agent incurs expenses or liabilities while acting for the principal is legally bound to make them whole। जो भी उसके, जैसे हमने पढ़ा रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें उसके जो सम्स आ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा कि भाई रिटेन कर सकता है, उसके पास राइट्स है, तो वो किस चीज के अगेंस्ट रिटेन कर रहा था, कोई भी सम जो ड्यू हो रहा है, कौन उन सम्स में क्या थे, जो भी रेम्यूनरेशन है, चाहे वो सैलरी है या वो कमीशन है, या जो भी इसके एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, या जो भी एडवांसेस उसके हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारे उसके क्या हो गए, लॉफुल एक्सपेंसेस हैं। अब इन एक्सपेंसेस को मेक गुड करना, उसको मतलब इंडेमनिफाई करना, ये प्रिंसिपल की ड्यूटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई, जैसे हमने पढ़ा अभी अभी जस्ट मैंने कहा कि एक्सटेंट क्या था कि भाई एक तो एक्ट लॉफुल होना चाहिए, दूसरा अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए। अथॉरिटी के अंदर मतलब पर्पस जो है वो एजेंसी का होना चाहिए, एजेंसी के पर्पस को सर्व करने के लिए। वही सिमिलरली यहाँ पे भी की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्ट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मतलब जिस चीज के लिए एजेंसी बनाई गई है, जितनी अथॉरिटी दी गई है उसी काम को करने के लिए जो खर्चे आए। अब आते हैं 223 पे। देखिए 223 क्या कह रहा है, एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ where one party employs another to do an act, one party employs, तो मतलब जो employ कर रहा है वो कौन हो गया, प्रिंसिपल, और ये another कौन हो गया, एजेंट, to do an act and the agent does act in good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequences of that act though it cause an injury to the rights of the थर्ड पर्सन। मतलब ये क्या कह रहा है कि एजेंट ने कोई चीज गुड फेथ में करी, गुड फेथ में करी, चाहे उससे थर्ड पार्टी के राइट्स को कोई इंजरी ही क्यों ना कॉज हुई हो। मतलब एजेंट ने कुछ काम करा विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, जितनी उसकी अथॉरिटी थी एजेंसी के पर्पस को सर्व करने के लिए उसने वही काम किया, लेकिन उसके उस काम से, उसके उस एक्ट से थर्ड पार्टी को इंजरी हुई है, चाहे अब इंजरी ही क्यों ना हुई हो, अगर एजेंट ने गुड फेथ में, अब यहाँ गुड फेथ में क्या मतलब है, गुड फेथ का मतलब ये है कि सारी चीजों का ध्यान देते हुए बिल्कुल प्रॉपर ड्यू केयर के साथ उसने जो एजेंसी है उसी के पर्पस को सर्व करने के लिए वो चीज की,
मतलब किसी और पर्पस से, किसी और ऑब्जेक्टिव से नहीं किया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था, एजेंसी का काम करना। जिस चीज के लिए बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए एजेंसी बनाई गई है उसी का काम करना, उसी के लिए कोई लॉफुल एक्ट कर रहा था। भले उस एक्ट से थर्ड पार्टी को अगर उसके उनके राइट्स को इन्फ्रिंज भी कर रहा है, लेकिन वो एक्ट गुड फेथ में। तो एम्प्लॉयर यानी प्रिंसिपल, उसकी क्या यहाँ पे लाइबिलिटी है कि वो एजेंट को इंडेमनिफाई करेगा। Where an agent does an act in good faith, यहाँ पे की एलिमेंट क्या है, गुड फेथ। गुड फेथ में क्या, वो इंपॉर्टेंट है। Even if it turns out to be a civil wrong against a third party, अगर थर्ड पार्टी के राइट्स ही इंजर हो गए इससे, तो भी the employer is liable to indemnify the agent। लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, गुड फेथ टर्म है। गुड फेथ में क्या गया था, तभी आएगा, दिस ओनली अप्लाइज इफ द एजेंट डिड नो द एक्ट वाज रॉन्ग और इलीगल एट द टाइम। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वो जो करने जा रहा है उससे थर्ड पार्टी के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज हो जाएंगे, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तभी तो गुड फेथ में है। गुड फेथ में है तभी सिर्फ सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। विच मीन्स कि अगर गुड फेथ में किया गया तो इंडेमनिफाई एजेंट फिर भी होगा प्रिंसिपल से। 224। अब 224 क्या कह रहा है, देखिए 224 कहता है नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। अब यहाँ पे ये सेक्शन और ये सेक्शन के बीच डिफरेंस हो रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई सिविल रॉन्ग भी हो गया, 223 कहते हैं, लेकिन गुड फेथ में है, तो इंडेमनिफिकेशन लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की। लेकिन 224 क्या कह रहा है, when one person employs यानी प्रिंसिपल another यानी एजेंट, मतलब when the principal employs agent to do an act which is criminal। अब अपॉइंटमेंट ही किस लिए किया है, आपने अपॉइंट ही किया है, यानी जो एजेंसी बनाई है वो एजेंसी क्रिएट ही की है किसी अनलॉफुल एक्ट के लिए, किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए। The employer is not liable to the agent either for an express or implied promise to indemnify him against the consequences of the act। मतलब अगर एजेंसी जो है वो पर से बनाई गई है किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए, तो क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कोई लॉफुल एक्ट लॉफुल एक्ट लॉफुल एक्ट, अगर जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंसी बनाई गई है वही किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए है, तो वहां पे चाहे एक्सप्रेस तरीके से भी कहा हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी है इसके अगेंस्ट रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो भी वो एंटाइटल नहीं है, लाइबल एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू द एजेंट either upon an express or implied promise to indemnify। एम्प्लॉयर अगर एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड तरीके से, किसी भी तरीके से, मतलब सोचो एक्सप्रेस्ड है तो भी वो लाइबल नहीं है कि उस एक्ट यानी उस क्रिमिनल एक्ट से जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उससे वो इंडेमनिफाई करे एजेंट को। यानी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्ट है वही क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही क्रिमिनल एक्ट है। तो इट बेसिकली अंडरस्टैंड्स द फैक्ट दैट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए प्रिंसिपल या एक्स टर्पाई कॉज अ नॉन ऑरिटर एक्टिव, मतलब नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज। तो आपका जो कॉज है, यानी कि आप अगर काम ही इलीगल इमोरल कर रहे हो, तो आपका राइट्स उससे नहीं अराइज होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो आपने जो एजेंसी बनाई, जो प्रिंसिपल ने एजेंसी बनाई, आप जिसमें जिस एजेंसी में आपने एंटर करा, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको पता है कि पर्पस क्या है। द पर्पस इटसेल्फ इज एन इमोरल एक्ट, इट इज टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। तो वहां पे अगर उससे कोई, उस एक्ट से किसी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं, तो इन दैट केस द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल कि भाई वो आपको इंडेमनिफाई करे। If a principal employs an agent to beat someone, जैसे कि to beat someone or to commit a crime, the principal is not bound to indemnify the agent against the consequences, even if the agent was promised protection, चाहे एक्सप्रेसली भी था, अगर उसने कहा था कि भाई ये कर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर भी वो बाउंड नहीं है, क्योंकि एक्ट ही जो है वो गलत है। यहाँ पे वो डिनाई कर सकता है। देखिए दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 222 223 दोनों इंडेमनिफिकेशन की बात कर रहा है, लेकिन 222 क्या कह रहा है, लॉफुल बिजनेस एक्ट, और 223 सिविल रॉन्ग की बात कर रहा है। 222 में एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की अथॉरिटी के काम के अंडर काम कर रहा है, 223 में एजेंट जो है वो गुड फेथ में काम कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में पूरा पूरा इंडेमनिफिकेशन का राइट है एजेंट का। अब 225
compensation to agent for injury caused by principal's neglect. The principal must make compensation to his agent in respect of injury caused to such agent by the principal in principal's neglect or want of skill. अब प्रिंसिपल की गलती की वजह से, प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से, प्रिंसिपल के स्किल की कमी की वजह से अगर किसी तरीके का लॉस इनकर होता है एजेंट को, गलती प्रिंसिपल की, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बेयर करना पड़ रहा है एजेंट को, तो वहां पे उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए प्रिंसिपल जो है वो लायबल है कि भाई मेरी वजह से लॉस हुआ तो अब आप इस लॉसेस को मैं ही बेयर करूंगा। ठीक है, आपकी वजह से लॉस हुआ तो भाई व्हाई शुड आई बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, यू बेयर द लॉस ना, मुझे कॉम्पनसेट करने की फिर लाइबिलिटी आपकी। इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि भाई द एजेंट मस्ट हैव सफर्ड सम काइंड ऑफ हार्म, ठीक है, उसको किसी तरीके का लॉस हुआ है, और कैसे हुआ है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ प्रिंसिपल का नेग्लेक्ट, यानी उसको जितना रीजनेबल केयर लेना चाहिए था, उसको जितना ध्यान देना चाहिए था प्रिंसिपल को, वो उसने नहीं लिया। यही सेम चीज हमने एजेंट के लिए भी पढ़ी थी, यही सेम चीज, वांट ऑफ स्किल, नेग्लेक्ट एंड मिसकंडक्ट की, उसकी वजह से अगर कोई लॉस प्रिंसिपल को बेयर हो रहा है तो एजेंट उसको कॉम्पनसेट करेगा। सेम चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट की वजह से या वांट ऑफ स्किल की वजह से कोई लॉस अगर एजेंट को हो रहा है तो वो लॉस बेयर कौन करेगा, वो लॉस प्रिंसिपल बेयर करेगा। देखिए दिस, अब जितने राइट्स हमने अभी तक देख लिए एजेंट के जो राइट्स हैं, ठीक है, उसे एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। 217 में क्या था कि एजेंट में रिटेन मनी रिसीव टू द प्रिंसिपल टू रिकवर हिज ड्यूज, और ड्यूज में क्या क्या चीजें थी, जो भी उसका ड्यू अक्रू हुआ है, इनकर हुआ है, मतलब क्या क्या थे इस ड्यूज में, क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही थी। इस ड्यू में था उसके एक्सपेंसिव, इस ड्यू में थे उसके एडवांसेस, और इस ड्यू में था उसका रेम्यूनरेशन। तो ये तीनों जो ड्यू जो भी उसका अप्रूव हुआ है, उसके लिए एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के गुड्स से, उसकी प्रॉपर्टी से या उसकी पेपर से रिटेन करके गुड्स को निकाल सकता है, रिटेन करके जो भी उसका ड्यू है उसको वो सेटल कर सकता है। और इसके बाद 218 इमीडिएटली, इमीडिएट बात सेक्शन है, ये हमें क्या कह रहा था कि और अगर सब्जेक्ट टू द डिडक्शंस, अगर डिडक्शन है तो ठीक, तो डिडक्ट करके नहीं है तो पूरा जो भी, अगर प्रिंसिपल के लिए जितना अमाउंट जो भी है वो कलेक्ट हुआ है, प्रिंसिपल का अमाउंट है दैट हैज इनकर्ड ऑन हिज अकाउंट, तो वो सारी चीजें एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को दे देगा। 219 220 किस बारे में बात करता है, रेम्यूनरेशन की, राइट एंटाइटल टू अग्री और रीजनेबल रेम्यूनरेशन अनलेस गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। 221 बात करता है किसके, एजेंट के राइट टू लियन की। 223 224 ये सारा बात करता है किस चीज में, राइट टू इंडेमनिफिकेशन की। और 225 बात करता है राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन, किस चीज के, अगर प्रिंसिपल जो है वो किसी तरीके का उसके पार्ट पे नेग्लेक्ट होता है।
226 इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, यानी जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हो रहा है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का, इसका थर्ड पार्टी के साथ क्या इफेक्ट होगा उस बारे में बात करता है सेक्शन 226 ऑनवर्ड्स, राइट। 226 ऑनवर्ड्स अप टिल 238 इसी बारे में बात करता है। सो 226 का कह रहा है enforcement and consequences of agent's contract. Contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequence as if the contract had been entered into and acts done by the principal in person. सबसे पहली चीज और बहुत बेसिक सी चीज जो we have been discussing from day one when we started this topic, कि जैसा अभी अभी also 5 minutes before मैंने ये चीज कही कि रोल क्या होता है एजेंट का। एजेंट का रोल ये है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करे या उसे थर्ड पार्टी के बिफोर रिप्रेजेंट करे। अच्छा, जब हम कहते हैं थर्ड पार्टी के बिफोर रिप्रेजेंट करे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है थर्ड पार्टी के बिफोर, और उसके उन एक्ट से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो प्रिंसिपल को कर रहा है, वो एक्ट किसके लिए किया, उसने प्रिंसिपल के लिए किया और किसके बिफोर, थर्ड पार्टी के बिफोर। तो वो जो एक्ट करेगा उससे बाउंड कौन हो रहा है, प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा उससे। एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रिंसिपल हो जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल ने करी है एंड ही इज परफॉर्मिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। दैट इज व्हाई एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाउंड हो गया और वही लायबल होता है। सेम चीज इसमें कह रहा है 226 में, contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एजेंट ने करे हैं थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, वहां पे क्या होगा, और जो वो एक्ट्स कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर may be enforced in the same manner and will have the same consequence as if the contract had been entered into an acts done by the principal in person। तो यही माना जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी एजेंट ने किया प्रिंसिपल के लिए, उसकी एनफोर्समेंट, उसके लिए जो एक्ट्स हैं वो भी एजेंट ही कर रहा है, तो ये मान के चलिए 226 से कि ये माना जाएगा कि ये सारी चीजें प्रिंसिपल खुद ही कर रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर प्रिंसिपल ने किया, परफॉर्मेंस जो है वो प्रिंसिपल कर रहा है, क्यों, क्योंकि द एजेंट इज वर्किंग फॉर द प्रिंसिपल। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो हमने अभी कहा कि उसके लिए बाउंड कौन होता है, प्रिंसिपल, उसके लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, प्रिंसिपल। तो वो जो एक्ट्स करेगा, यानी थर्ड पार्टी से वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर एजेंट, और उसके लिए एक्ट भी कर रहा है थर्ड पार्टी के लिए, तो उससे बाउंड कौन होगा, प्रिंसिपल। और ये माना जाएगा जैसे ये सारी चीजें, मतलब एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड लायबल, इसके लिए सारी चीज प्रिंसिपल हो जाएगा। Now 227 principle, how far bound when agent exceeds authority। देखिए अभी तो जनरली क्या कह दिया, 236 एक जो था जनरल प्रोविजन, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि एजेंट जो है वो जब प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है अगर, तो मान के चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर करना है, ये जो भी परफॉर्मेंस है ये उसने प्रिंसिपल के लिए की है, मतलब प्रिंसिपल ने ही जैसे खुद किया हो, ठीक है। 227 कह रहा है कि अगर एजेंट करते करते अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर जाए, अब जब एजेंट प्रिंसिपल के बीच की बात की और सारी चीजें थी, तो हमने देखा कि रैटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, अब अगर वो एक्सीड कर जाए तो प्रिंसिपल कितने एक्सटेंट तक उसके लिए बाउंड होगा, कितने एक्सटेंट तक उसके एजेंट के एक्ट के लिए वो लायबल है। So 227 says that when an agent does more than he is authorized to do, does more than he is authorized, मतलब जितनी अथॉरिटी है अथॉरिटी को एक्सीड कर गया, and when the part of what he does which is within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only of what is done is within his authority is binding as between him and the principal। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने मान लीजिए कि ये कोई एक्ट है, ठीक है, this act, this part of this act and this, दो अलग अलग पार्ट है, ये A है और B है, मतलब पूरा एक ही ट्रांजैक्शन है A B, जिसके दो पार्ट है, अलग अलग पार्ट में किया जा सकता है। अब एजेंट क्या करता है, उसे करना A था, ठीक है, करते करते उसने B भी कर दिया, ये पूरा एक ही ट्रांजैक्शन है, मतलब अथॉरिटी जितनी थी उसको एक्सीड कर दिया, काम करने के दौरान कर प्रिंसिपल के लिए रहा है, करने के दौरान उसने अथॉरिटी एक्सीड कर दी, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि अगर वो जो ट्रांजैक्शन है, जो डीलिंग है, वो जो काम है वो इस तरीके का है कि उसे सेपरेट किया जा सकता है, मतलब विद इन अथॉरिटी बियॉन्ड अथॉरिटी, अलग अलग कर सकते हैं
तो प्रिंसिपल सिर्फ इतने पार्ट के लिए लायबल होगा जिसकी अथॉरिटी थी, जिसकी अथॉरिटी नहीं थी इस पार्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। यही चीज कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जितने 227 में कहा भाई, इसके पहले भी देखा है कि रैटिफाई करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, पार्शियल रैटिफिकेशन भी होता है। रैटिफाई पहली चीज तो ये है कि अगर अथॉरिटी एक्सीड कर गया तो आप उसे वैलिडेट करते हो या नहीं, ये ऑप्शन है, राइट। दूसरी चीज की पार्शियल रैटिफिकेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। पार्शियल रैटिफिकेशन क्या है कि भाई अगर आपने एक पार्ट को अलाउ किया तो मान लीजिए पूरा, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये जो ट्रांजैक्शन है, बात हो रही है कि ट्रांजैक्शन की, इसी ट्रांजैक्शन के पार्ट्स है जो कि सेपरेबल है, सेपरेबल है, तो अकॉर्डिंग टू 226 जैसे हमने पहले पढ़ा था भाई, हमने पहले पढ़ा था क्या कि अगर गुड्स जो है वो मिक्स कर दी जाए तो जितने सेपरेबल हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके एक्सपेंसेस और जो सेपरेबल है उसको अलग कर दी जाएगा, नहीं होगा तो उसको अलग, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कह रहे हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में जो करते वक्त उसको अथॉरिटी को एक्सीड कर गया एजेंट, उस एक्सीडेड अथॉरिटी को में जो किया गया एक्ट है उसको अगर सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बियॉन्ड अथॉरिटी और विद इन अथॉरिटी को सेपरेट करना पॉसिबल है, कर सकते हैं, तो उस केस में प्रिंसिपल की लायबिलिटी जो है वो सिर्फ विद इन द अथॉरिटी वाले पे बनेगी, बियॉन्ड द अथॉरिटी पे नहीं। अब यहां मान लीजिए अगर उसने बियॉन्ड द अथॉरिटी को भी, अब सेक्शन को रिलेट करके देखते हैं, बियॉन्ड द अथॉरिटी को उसने रेटिफाई कर दिया, ये क्या कह रहा है कि सिर्फ उतना ही वैलिड मानेंगे हम जितना, मतलब ये पार्ट जो था, ये पार्ट जो था सिर्फ हम इसी को वैलिड मान के चल रहे हैं। अगर मान लीजिए जो पार्ट अभी फिलहाल इनवैलिड है, ठीक है, मतलब जिसके लिए वो बाइंडिंग नहीं है प्रिंसिपल, बाइंडिंग मतलब क्या, वो वैलिड हो गया, उससे बाउंड हो गया, वो ऑब्लिगेटेड हो गया। अब जिससे वो बाउंड नहीं है, वो वैलिड नहीं है, अगर उस पार्ट को प्रिंसिपल रैटिफाई कर देता है, ठीक है, रैटिफाई कर देता है तो मतलब वो भी वैलिड हो जाएगा फाइनली, बाद में उसे उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, अब उससे भी बाउंड हो गया। या दूसरी चीज इसी से कि अगर वो सेपरेबल नहीं है, ऐसा है ट्रांजैक्शन कि इसमें क्या था कि सेपरेट करने का ऑप्शन है, जब अगर सेपरेबल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 228 की बात करें तो 227 में हो गया कि सेपरेबल है तो उतने के लिए बाइंडिंग होगा, उतना ही के लिए बाउंड होगा प्रिंसिपल जो कि विद इन द अथॉरिटी था। 228 कह रहा है where an agent does more than he is authorized and what he does beyond the scope cannot be separated from what it is within it, principal is not bound to recognize the transaction। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको रिकॉग्नाइज करे, वैलिडेट करे, कोई जरूरी नहीं है। वही सेम चीज हुई 227 228, वही तो कह रहे हैं मिला के कि भाई सेपरेबल है अगर, तो जितना पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं वो जितने पार्ट पहले सेपरेट कर दिया, अब जो विद इन द अथॉरिटी है उसे हम बाइंडिंग मान लेंगे, जो अथॉरिटी के बियॉन्ड है उसे हम बाइंडिंग नहीं मानेंगे। इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल है तो वहां पे चाहे तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि पूरे पूरे ट्रांजैक्शन को वो रेप्यूडिएट कर सकता है। प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर सकता है। या ये यहां हो गया, पीछे हमने रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर बिना अथॉरिटी के है और उसके पास ऑप्शन है कि रैटिफाई भी कर सकता है, यही तो था कि रैटिफाई का क्या था, दो चीजें, रैटिफाई में क्या था, अप्रूव और रेप्यूडिएट, यही दो चीजें थी। रेपुडिएट मतलब खत्म कर देना, जो 228 में दिया है, ऊपर पड़ा है रेटिफाई या अप्रूव, अगर वो उसको अप्रूव कर सकता है, कर देगा, तो अगर पार्शियली पार्शियली भी करता है अप्रूव, तो हमने क्या माना था, मान के चल रहे थे क्या कि पार्शियल रेटिफिकेशन भी है, मानेंगे पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया, मतलब ऑप्शन है अनऑथराइज्ड एक्ट के केस में कि उसे रेटिफाई करना है या रेपुडिएट करना है। 229 consequences of notice given to agent। अब ये क्या है, एनी नोटिस गिवन टू और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट, ठीक है, कोई भी नोटिस जो कि एजेंट को दिया गया है या इंफॉर्मेशन जो कि एनी नोटिस गिवन टू, जो नोटिस दिया गया है और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट, या कोई इंफॉर्मेशन है जो कि एजेंट से ली गई है, provided it be given or obtained in the course of business transacted by him for the principal, shall, as between the principal and the third party, have the same legal consequences as if he had been given
टू और ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये अगेन थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं हम। थर्ड पार्टी के लिए क्या है कि भाई अगर कोई नोटिस एजेंट को दिया गया, मतलब बिजनेस के दौरान, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस को कंडक्ट करने के दौरान अगर कोई नोटिस दी गई है एजेंट को, अगर कोई नोटिस जो है वो दी गई है एजेंट को, या उससे कोई इंफॉर्मेशन ली गई है, मतलब थर्ड पार्टी ने उससे कोई बात करी, उससे कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये मान के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल ने किया है, ठीक है। हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज इफ इट हैड बीन गिवन और ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल, जैसे प्रिंसिपल ने किया होता वही सेम इफेक्ट होगा। 230 agent cannot personally enforce nor be bound by contracts on behalf of principal। अब यहां क्या कह रहा है देखिए, in the absence of any contract to that effect, the agent cannot personally enforce contracts entitled to into entered into by him or behalf of the principal, nor he is personally bound by them। पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि भाई एजेंट जो है वो, एक्सक्यूज मी, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। 230 बस इतनी सी बात कह रहा है कि भाई एजेंट जो है वो खुद ऐसे किसी, जो थर्ड पार्टी के बिफोर अगर कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजेंट पर्सनली ना तो उसको इन्फोर्स कर सकता है, ना उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, अगर कॉन्ट्ररी कोई, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जनरल रूल क्या कहता है, एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट नॉर ही इज पर्सनली बाउंड बाय देम, मतलब जब भी करेगा वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम करेगा, उससे ना वो खुद बाउंड होगा, ना वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम करेगा, वो खुद नहीं कर रहा है, वो जब भी करेगा तो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी में नहीं कर रहा है, ना ही उस एक्ट से वो खुद बाउंड होगा, बाउंड भी हमेशा प्रिंसिपल ही होगा। Rights of parties to a contract made by agent not disclosed। Agent makes a contract with a person who neither knows nor has the reason to suspect। ना उसे पता है, मतलब एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें ना ही उसे पता है, ना ही वो सस्पेक्ट कर सकता है, मतलब उसके पास क्वेश्चन करने के लिए कोई रीजन भी नहीं है कि भाई व्हाई शुड आई क्वेश्चन, ना ही उसे जानकारी है। चलिए लेट्स लीव इट अप टिल हियर। 231 से 238, बस यही लास्ट 8 सेक्शंस बचे हुए हैं हमारे सिर्फ ये 8 सेक्शंस इसमें, इसके बाद विल बी डन विद दिस टॉप विद दिस एक्ट एक्चुअली। सो व्हाट आई विल डू इज आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन 8 सेक्शंस को कवर करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगी, जहां पे विल बी डिस्कसिंग कि इसके क्या आंसर सकते हैं, एमसीक्यूज एंड कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आल्सो, कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीजें विल बी डिस्कसिंग। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल ये कंप्लीट कर लिया। एंड द ओनली पार्ट वी आर लेफ्ट विद इज, हम जो टॉपिक कर रहे हैं अभी, कि अगर कोई
प्रिंसिपल कोई एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब प्रिंसिपल बाउंड होगा नहीं होगा, एजेंट बाउंड होगा नहीं होगा, कितना होगा, थर्ड पार्टी किस तरीके से उस चीज को लेगी, ये सारी उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं. So we are almost done with the act. I hope कि अच्छा there is one topic, one small topic which is left. ये तो 8 sections हैं. इसके अलावा एक टॉपिक है that I forgot to discuss. तो मैंने इसमें कैसे ठीक है, first let me complete the sections and then we'll be covering. तो हमने इसमें कथी किया है, सबसे पहले एजेंसी क्या है, पार्टीज कौन सी होती हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, सब एजेंसी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स क्या है, देन इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, दोनों पार्टी की, एजेंट की भी राइट्स एंड ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल की भी राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट. ये पूरे एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में हमने यही देखा है. अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली इससे क्वेश्चंस, इस पार्ट से क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं, ये पूरा जो थर्ड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट है दैट वी स्टार्टेड, इससे कभी क्वेश्चंस नहीं आते. हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीइंग विल बी कवरिंग दिस. लेकिन एक टॉपिक दैट आई फॉरगॉट टू डिस्कस वाज विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, जब 231 ऑनवर्ड्स हम लेक्चर जब सेक्शंस कवर करेंगे 231 से 238, तो एक छोटा सा टॉपिक है व्हिच इज टाइप्स ऑफ एजेंट, that slipped out of my mind, मैं उसे डिस्कस कर लूंगी. उसके बाद फिर हम तब फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम कलेक्शन में लेके आऊंगी आपके लिए, जो भी जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से या अदर एपीओ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो पूछे जाते हैं, या जैसे मेंस के क्वेश्चंस होते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. So with this, we are almost done with the entire contract act. ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट नहीं है, फिर भी हम कवर करेंगे इसे. तो इन केस आपको अभी तक किसी भी चीज में, इन एनी टॉपिक, एनीथिंग दैट यू हैवंट अंडरस्टूड, एनीथिंग दैट यू हैव डाउट इन, एनीथिंग दैट क्वेश्चंस यू, कुछ भी, कोई एग्जांपल है, कोई केस है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, आपको अगर लगता है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे रीच आउट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, हमारे ईमेल आईडी एंड वेबसाइट्स के थ्रू. And so yeah, stay connected and stay healthy and keep studying. See you all in the next lecture. Last but not the least, very important one. So please stay tuned and please stay connected.